कोई परंपरा का दंश है, कोई राजा राजवंश है। कोई परंपरा का दंश है, कोई राजा राजवंश है। कोई करिश्माई करिश्माती है, कोई शासक बड़ा विध्वंसक है। सब सत्ता के रूप निराले, ये वैध शक्ति का अंश है, ये वैध शक्ति का अंश है। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं आज सत्ता के रूप। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं शक्ति, सत्ता और वैधता, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी शक्ति और सत्ता का अध्ययन किया और सत्ता के इस अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सत्ता के रूप। बच्चों, सत्ता किन किन रूपों में समाज में प्रचलित है और मुख्यतः हमें दृष्टिगोचर होती है, इसके बारे में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अवलोकन करें तो देखेंगे कि समाज में सत्ता अनेक रूपों में प्रचलित है। कहीं यह परंपरा का आधार है लिए हुए है, कहीं पर यह कानून का आधार लिए हुए है, कहीं किसी व्यक्तित्व विशेष का आधार लिए हुए है, कहीं किसी शक्ति का यानी दबाव का, बल का आधार लिए हुए हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत के क्रम में यदि हम सत्ता के रूप का अध्ययन करते हैं तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से मैक्स वेबर के द्वारा वर्णित सत्ता के विविध रूपों की चर्चा की है। बच्चों, मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने सत्ता के विविध रूपों की चर्चा की, जिसे हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आत्मसात किया है, अपनाया है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूपों का वर्णन किया है, विश्लेषण किया है: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। तो आइए हम लोग इनका क्रमशः अध्ययन करते हैं। परंपरागत सत्ता, ऐसी सत्ता जिसका आधार परंपरा होती है, यानी परंपराओं पर आधारित, यानी वह सत्ता जो परंपरा, प्रथा या इतिहास पर आधारित होती है और जनता के द्वारा उस सत्ता का आज्ञा पालन या आदेशों की अनुपालना इसलिए की जाती है क्योंकि उनका मुख्य आधार क्या होती है? परंपराएं, प्रथाएं और इतिहास। अब परंपरागत सत्ता का जो मुख्य आधार बिंदु है वह है वंश और वरिष्ठता, यानी किसी वंश में कोई व्यक्ति यदि वरिष्ठ है तो वह उस सत्ता का नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा और अगली बार उस सत्ता का निर्वहन उसके द्वारा किया जाता है। यानी लंबे समय से जिस व्यक्ति के द्वारा जिस पद का निर्वहन किया जाता रहा है, यानी परंपरा जिसका आधार रही है, वह सत्ता परंपरागत सत्ता होती है। जैसे घर परिवार में वृद्धजनों की सत्ता, वहाँ उस सत्ता का आधार उनकी वरिष्ठता और वंश परंपरागत के आधार पर ही निर्धारण किया जाता है। जिस प्रकार से भूटान में और ब्रिटेन में राजा रानी का पद है, वह भी इस सत्ता का ही उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि परंपरागत सत्ता वह सत्ता होती है जिसका आधार इतिहास, प्रथाएं और परंपराएं होती हैं और जनता के द्वारा उसके आदेशों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका मुख्य आधार व्यक्ति की वंश परंपरा होती है। नेक्स्ट है करिश्माई सत्ता, यानी ऐसी सत्ता जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित होती है। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, चमत्कारिक होता है, करिश्माई होता है, कुछ करामाती होता है, तो अधीनस्थ उससे प्रभावित हो जाते हैं, यानी शासक के उस गुण से शासित प्रभावित हो जाते हैं और उसकी सत्ता को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं। उस सत्ता को करिश्माई सत्ता कहते हैं। अब इस शासक के बड़े से बड़े आह्वान पर जनता सहर्ष कूद पड़ती है। इसके उदाहरण हम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, चाहे वह कोई सा भी आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो। गांधी जी के एक आह्वान पर हजारों स्त्रियां, पुरुष और बच्चे अपना सर्वस्व त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को झोंक देते हैं। इसी का अन्य उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, हिटलर और सम्राट सिकंदर है। इस तरह से बच्चों, ये उनका अनुपम व्यक्तित्व ही होता है जो करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर उनकी सत्ता को स्वीकार करने पर लोगों को मजबूर कर देता है। और मजबूर भी कैसा, जिसे वह सहर्ष स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार की सत्ता का प्रभाव
मुख्य रूप से युद्ध के समय देखा जाता है। जब देश में संकट हो, युद्ध हो या ऐसी स्थिति हो कि देश में भावनात्मक रूप से लोगों को एकजुट करना है, तो करिश्माई व्यक्तित्व या करिश्माई सत्ता अपना बहुत अधिक प्रभाव रखती है। इसीलिए करिश्माई सत्ता का सीधा संबंध लोगों के विचारों और भावनाओं से होता है। नेक्स्ट है कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। ऐसी सत्ता जिसका आधार कानून होता है, तर्कसंगतता होती है, यानी स्थापित कानून के आधार पर पदासीन यानी पद पर आसीन व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे कानूनी या तर्कसंगत सत्ता कहा जाता है। इस व्यक्ति के आदेशों का पालन लोग बाग इसलिए करते हैं, जनता इसलिए करती है क्योंकि वे कानून होते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता कैसे होती है, कानूनी या तर्कसंगत सत्ता होती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कानूनी सत्ता वह सत्ता होती है जो कानून की प्रक्रिया के द्वारा स्थापित होती है। इसके अंतर्गत एक बात बहुत ही रोचक है, कानूनी सत्ता का निर्वहन करने वाला व्यक्ति यदि करिश्माई व्यक्तित्व का धनी है तो उसकी सत्ता असीम शक्ति प्राप्त कर लेती है, जैसा कि प्रधानमंत्री का पद, जैसा कि शिक्षक का पद। यदि उनका व्यक्तित्व करिश्माई होता है, प्रभावशाली होता है, ओजपूर्ण होता है, तो वह अपने व्यक्तित्व के बल पर अपनी सत्ता की सीमाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो बच्चों कहा जा सकता है कि इस सत्ता का उत्तम उदाहरण वर्तमान समय में कानून द्वारा स्थापित पद हैं, अधिकारी तंत्र है, प्रधानमंत्री है, शिक्षक है, ऐसे पद जो कानून के द्वारा स्थापित किए गए हैं। मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत की गई सत्ता के रूपों का विश्लेषण हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के रूपों का विश्लेषण 3 रूपों में किया है, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। बच्चों कॉपी पेन लेकर आप इसे नोट कर लें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अकेला ही इसे पूछ लिया जाता है कि मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्ता के रूप बताइए या सत्ता के रूपों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे नोट डाउन करते चलें साथ में। और अगर कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद में आप इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। तो मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 रूपों में वर्णित किया है, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी या तर्कसंगत। अब जो परंपरागत सत्ता है उसका आधार चिर परिचित परंपराएं होती हैं। ऐसी परंपराओं में वंश परंपरागत शासन व्यवस्था इस सत्ता का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है करिश्माई सत्ता, यानी करिश्माई सत्ता के अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसका प्रभावशाली असाधारण व्यक्तित्व जिस पर शासन का आधार टिका है और जनता उसके व्यक्तित्व के कारण उसे लोकप्रिय नेता के रूप में या लोकप्रिय अधिनायक के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट है कानूनी या तर्कसंगत सत्ता, यानी इस सत्ता पर स्थापित व्यक्ति कानून या तर्क पर आधारित प्रक्रिया का निर्वहन ही करता है, जैसा कि वर्तमान समय में अधिकारी तंत्र के द्वारा इस सत्ता का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से बच्चों मैक्स वेबर कथनानुसार ही हम लोग कह सकते हैं कि हमें कहीं पर भी सत्ता के इन तीनों रूपों का शुद्ध रूप देखने को नहीं मिलता है, यानी समाज में इनका मिश्रित रूप ही हमें देखने को मिलता है और एक रूप दूसरे रूप के साथ ही संयुग्मन होकर या जुड़कर ही सत्ता के रूप को परिलक्षित करता है। सत्ता के विविध रूपों के साथ में सत्ता की सीमाओं की चर्चा भी करेंगे। सत्ता को असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है, सत्ता पर भी कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं और इन निश्चित सीमाओं का अनुपालन सत्ता को करना पड़ता है। उसके आधार पर ही सत्ता की स्थापना की जा सकती है। जैसे किसी देश का संविधान है, स्थापित कानून है, रीति रिवाज है, नैतिक अवधारणाएं हैं, किसी समाज की संस्कृति है, ये सब किसी भी सत्ता पर अवरोधक का कार्य करती हैं, यानी उसे नियंत्रण करने का कार्य करती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी सत्ता है वह संविधान, कानून, नैतिकता
या संस्कृति की सापेक्ष रूप में ही कार्य कर सकती है। उसे उस देश काल की परिस्थिति के अनुसार इन सब चीज़ों का, यानी संविधान का, कानून का, वहाँ की संस्कृति का, नैतिक अवधारणाओं का, आदर्शों का और मूल्यों का अनुपालन करना होता है। इसके आधार पर उसके रूप की प्रतिस्थापना सुदृढ़ रूप से हो सकती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सत्ता के विविध रूपों की चर्चा की और मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सत्ता के 3 रूप जाने, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी। इन तीनों रूपों को आप लोगों ने मेरे साथ भली प्रकार से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं वैधता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।